हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, आज ये वीडियो आपकी होने वाली है पॉलिटिकल की, जो सिक्स एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों ही जने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो सिक्स्थ एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों ही स्टूडेंट्स के पास है। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं हम, जिसका हम यूनिट 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, मुख्य धारा, पारंपरिक, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हमें जानना है वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में, जिनका नाम है FW टेलर के बारे में। इनके बारे में हम जानेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। ठीक है, देखिए, मुख्य धारा, पारंपरिक, सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य क्या है। पारंपरिक सिद्धांत या मुख्य धारा सिद्धांत सार्वजनिक प्रशासन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिद्धांत 19वीं और 20वीं सदी के दौरान विकसित हुआ और सरकारी कार्यों, प्रशासनिक संरचना और उनके संचालन के बारे में विचार करता है। मतलब जो रूल, रेगुलेशन, नियम, कानून जो भी होते हैं सरकार से रिलेटिव, उन सब चीज़ों की क्या करता है, ये संरचना करता है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में वह काम करता है, उनका विचार करता है। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य यह है कि प्रशासन की प्रक्रिया को व्यवस्थित और वैध तरीके से संचालित किया जाए। यह मुख्य धारा सिद्धांत कई प्रमुख उपविभागों या प्रवृत्तियों में बांटा है। ठीक है, जैसे कि वैध, लीजिडेंसी, ठीक है, वैध हो गया, कानूनी नियंत्रण हो गया, लीगल कंट्रोल हो गया, संगठनात्मक संरचना हो गई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आदि। ठीक है, ये सब चीज़ें। वैधानिक और संस्थागत दृष्टिकोण, लीगल एंड इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव, ये 3 से 4 चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं। इसमें क्या है, ये दृष्टिकोण प्रशासनिक कार्यों के कानूनी ढांचे पर जोर देता है। सार्वजनिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियों के अनुसार कार्य करना होता है। प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को कानूनी नियम और प्रक्रियाओं से नियंत्रित किया जाता है। यह दृष्टिकोण उन प्रशासनिक संरचनाओं और प्रक्रिया की वैधता पर जोर देता है जो कि कानून के तहत काम करती हैं। ठीक है, जो कानून के अंडर आती है, उन सब चीज़ों की देखरेख करना। जैसे कि मुख्य विचार क्या है इसमें, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना, कि उनके ही अंडर रह के काम करना जो उनके अंडर आता है कानून के अंदर। जिम्मेदारी और पारदर्शिता होनी चाहिए। नियमों के तहत कार्य करना चाहिए, नियमों से आगे बढ़कर नहीं करना चाहिए। जो नियम है उन्हीं के तहत काम होने चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी का अधिकार और उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, जिनके पास ये अधिकार है, उनका अधिकार और उनका जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, वो भी होना चाहिए। संगठनात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक प्रशासन को एक संगठन के रूप में देखा जाता है जिसमें विभिन्न विभाग कार्य करते हैं। प्रशासनिक तंत्र के भीतर प्रभावी कार्य प्रणाली को स्थापित करने के लिए संगठनात्मक ढांचे और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे संघ आ जाते हैं। ठीक, ये सिद्धांत प्रशासनिक संरचना, उनके कार्य और उनके भीतर के संबंधों की संरचना पर आधारित है। जैसे संगठन की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली, प्रशासनिक संस्थाओं के भीतर काम करने का ढांचा, संबंध और कार्यों के प्रबंधन का तरीका। मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, यह दृष्टिकोण प्रशासनिक तंत्र में कार्यरत मानव संसाधन की भूमिका पर आधारित है। यह सिद्धांत प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने पर जोर देता है। इस सार्वजनिक सेवा का प्रबंधन भी कहा जाता है। इसमें कर्मचारी के प्रदर्शन और कार्य क्षमता की निगरानी की जाती है, जिसमें कि मानव संसाधन का प्रबंधन और विकास देखा जाता है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और प्रेरणा देखी जाती है। ठीक है, कार्य प्रदर्शन, मूल्यांकन और सुधार, कि वो काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये देखा जाता है, या उनके काम में कमी क्या है, उसे सुधारना कैसे, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रशासनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी से है, और ये सिद्धांत प्रशासन के आधुनिकीकरण, नवाचार को स्वीकारता है। इसका उद्देश्य प्रशासन को प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी को उपयोग करना, ठीक है, उनके नवाचार और ये प्रशासन के कार्य को अधिक प्रभावी और पारदर्शिता बनाने में प्रयास करता है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, सरकारी कामकाज में नवाचार, प्रशासनिक कार्य को अधिक पारदर्शिता बनाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद ठीक है, अब बात करते हैं पारंपरिक सिद्धांत के लाभ और उसकी आलोचनाएं क्या हैं। ठीक है, पहले हम इसके लाभ जान लेते हैं। व्यवस्था और अनुशासन, पारंपरिक सिद्धांत प्रशासन के कार्य को बहुत अधिक व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से करता है। ठीक है,
मतलब व्यवस्था और अनुशासन के अंदर रह के कानूनी ढांचे, ये कानूनी ढांचे के भीतर प्रशासनिक कार्य को सटीकता से सुनिश्चित करता है। संगठनात्मक स्पष्टता, प्रशासन की संरचना और उसके कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। जो नियम कानून जो बने हुए हैं उसके अंदर ही रह के कार्य करते हैं, ठीक है, उसको बनाए रखते हैं। इसकी आलोचनाएं क्या हैं? इसमें कठोरता और लचीलेपन का अभाव है, ठीक है। इसकी आलोचनाओं में यही कहा गया है, ये सिद्धांत कठोर ढंग से काम करता है जिससे कभी कभी जटिल समस्याओं का समाधान लचीलेपन की कमी होती है। आधुनिक बदलाव का अभाव है, ये सिद्धांत नए सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है, बदलावों को समाहित करने में कम सक्षम है। मतलब समय के साथ जो बदलाव होने चाहिए वो नहीं होते हैं, ये आलोचनाएं होती हैं। मानवता की अनदेखी, इसमें कर्मचारियों और मानव संसाधनों के व्यक्तिगत पहलुओं को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, इसकी आलोचनाओं में ये कहा जाता है, ठीक है। मुख्य धारा पारंपरिक सिद्धांत परिप्रेक्ष्य सार्वजनिक प्रशासन के अध्ययन में एक बुनियादी और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है ये प्रशासन के संचालन, संगठन और नियंत्रण पर केंद्रित है और यह अधिकतर स्थिर और विविध कार्य प्रणालियों को प्राथमिकता देता है। हालांकि इसके कुछ सीमित पहलू भी हैं जो आधुनिक प्रशासनिक ज़रूरतों को पूरा करने चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिर भी दृष्टिकोण आज भी कई देशों के प्रशासनिक तंत्र में प्रासंगिक है और इसके सिद्धांतों का अध्ययन जरूरी है ताकि प्रशासन की संरचना को समझा जा सके, ठीक है। मतलब लाभ भी है, आलोचनाएं भी की गई, यानी कि उसमें कुछ कमियां भी हैं, पर इसका अध्ययन भी जरूरी है ताकि क्या करना है कि प्रशासन की संरचना को समझा जा सके, इसीलिए इसका अध्ययन जरूरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिनके बारे में वैज्ञानिक प्रबंधन, FW टेलर के बारे में। FW टेलर, ठीक है, को आधुनिक प्रबंधन के पिता के रूप में जाना जाता है। इनका योगदान विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांतों के रूप में है जो प्रबंधन के पारंपरिक तरीकों से, ठीक है, जो पारंपरिक जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो तरीके चले आ रहे हैं उससे बिल्कुल अलग था। टेलर का उद्देश्य कार्यस्थल की उत्पादकता को अधिकतम करना और कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुधारना था, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत क्या है? टेलर ने प्रबंधन के कार्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया और उन कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को ढूंढने की कोशिश की। उनके सिद्धांत के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं, जो कि ये हैं, ठीक है। जो था कार्य विभाजन और विश्लेषण, डिवीजन एंड एनालाइज ऑफ वर्क, कि जब काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाए। टेलर ने प्रत्येक कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने की सिफारिश की ताकि काम को सरल और अधिक दक्षतापूर्ण किया जा सके। उन्होंने कार्यों के हर पहलू का अध्ययन किया और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक कार्य को उस तरीके से किया जाए जिससे समय की बचत हो और कार्य में गुणवत्ता हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक ऑफिस में आप रहते हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हर एक इंसान की जो भी होती है पोस्ट अलग होती है ना। कोई मैनेजर है, कोई HR है, कोई एम्प्लॉय है, किसी का काम अलग है। तो क्या किया है, सबके काम को एक छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, ठीक है। कोई अकाउंटेंट है, मतलब सबका काम क्या है, अलग है, ताकि क्या होता है कि हर कोई अपने काम में परफेक्ट होता है, उस काम को क्या है अच्छे से किया भी जा रहा है, ठीक, और उसमें क्या है टाइम की भी बचत है। और एक ही व्यक्ति अगर सारे काम करेगा तो हो सकता है कि इसको सारे काम ना आते हों, तो इसके काम में भी कमी होगी और टाइम भी इसको अधिक लगेगा क्योंकि पहले सीखेगा उस चीज़ को फिर करेगा। सर्वश्रेष्ठ कार्य पद्धति का चयन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मेथड, टेलर का मानना था कि, ठीक है, इसमें क्या किया कि एक बेस्ट सिलेक्शन मेथड को सिलेक्ट करने का उन्होंने बात कही कि अगर कोई काम करते हैं तो एक अच्छा मेथड होना चाहिए उस काम करने को, उस काम के करने के लिए, ताकि वो काम जल्दी हो जाए, ठीक है। और जो काम करने सबसे कुशल विधि को अपनाया, ये पद्धति कार्यकर्ताओं को न केवल जल्दी बल्कि सही तरीके से काम करने की सुविधा देती है, ठीक है। मतलब एक अच्छा मेथड होगा तो काम भी जल्दी होगा, टाइम से पहले होगा और अच्छा होगा। कर्मचारी चयन और प्रशिक्षण, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, टेलर ने यह सुनिश्चित किया कि सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें कार्य को बेहतर तरीके से कर सकें, ठीक है। जो व्यक्ति जिस काम में परफेक्ट है उसे वही काम करना चाहिए। और अगर मतलब टाइम पे क्या है कि उसको ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए उस काम के लिए, ठीक है, कि टाइम के साथ उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सके वो अपने काम में और अच्छी तरीके से कर सके।
उसके बाद आता है हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है कार्य के लिए मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वर्क। टेलर ने कार्यों के लिए मानक समय निर्धारित किया। यह मानक समय यह सुनिश्चित करने के लिए था कि प्रत्येक कार्य को न्यूनतम समय मतलब मैक्सिमम टाइम में करना चाहिए और कर्मचारियों की इसकी जानकारी हो ताकि वे अपनी गति में सुधार कर सकें। मतलब उनको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि उस काम को जल्दी से जल्दी कर सकें वो, ठीक है। मतलब 10 मिनट के काम को या 15 मिनट के काम को वो आधा घंटा या 20 मिनट में ना करें, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। प्रेरणा और पुरस्कार होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो क्या है उसको मोटिवेशन मिलती रहे काम करने के लिए, उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए समय समय पर। टेलर के सिद्धांतों का उद्देश्य क्या था? प्रोडक्टिविटी में वृद्धि थी। टेलर का मुख्य उद्देश्य कार्य की क्षमता को बढ़ाना और उत्पादन की गति को तेज करना था। श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना था। उनका मानना था कि श्रमिक को उचित प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देकर उनके मनोबल को ऊंचा किया जा सकता है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। व्यावसायिक कार्यों की वैज्ञानिक योजना बनाना था। कार्यों के हर पहलू को वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाना था ताकि समय और संसाधन की बचत हो सके। वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभ क्या हैं? उत्पादकता में वृद्धि है। कार्यों को वैज्ञानिक रूप से विभाजित और विश्लेषित करने से काम तेजी और बेहतर तरीके से होता है, ठीक है। श्रमिकों की दक्षता में सुधार होना चाहिए। मानक विधि और प्रशिक्षण से श्रमिक अधिक दक्ष हो गए थे। प्रबंधन में सुधार होना चाहिए। प्रबंधन के कार्य में प्रणाली के और अनुशासन आया, ठीक है। प्रबंधक जब अब कार्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सकते थे। समय और संसाधनों की बचत। वैज्ञानिक प्रबंधन ने समय की बचत की और संसाधनों का कुशल उपयोग किया। मतलब उनके पास जो भी संसाधन थे उसका सही तरीके से उपयोग करना। वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचनाएं क्या थी? मानवीय तत्वों की अपेक्षा टेलर के सिद्धांतों में कार्यरतों के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं की अनदेखी की गई। यह केवल उत्पाद और कार्य क्षमता पर केंद्रित था, जो कर्मचारियों की भलाई से कम जुड़ा हुआ था। सशक्त नियंत्रण था। वैज्ञानिक प्रबंधन की पद्धतियों में कर्मचारियों पर सशक्त नियंत्रण था, ठीक है, जिससे वे कम स्वतंत्रता महसूस कर रहे थे। एकांकी दृष्टिकोण। ये केवल कार्यों के शारीरिक पहलू पर केंद्रित था, जबकि अन्य सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की अनदेखी की गई थी इसमें। इसलिए क्या हुआ था, इसकी आलोचनाएं हुई थी। श्रमिकों के प्रति असंवेदनशीलता थी। अधिक उत्पादकता के लिए श्रमिक पर अत्यधिक दबाव, मतलब ज़्यादा काम के लिए क्या कहते हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर डाला जाता था। तो ये उनके मानसिक और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे। वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रभाव क्या था? व्यावसायिक प्रबंधन में सुधार था। प्रौद्योगिकी और उत्पादन में सुधार था। वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रभाव उत्पादन प्रक्रिया में सुधार और आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या था, उपयोग बढ़ा था। वैश्विक प्रभाव था। टेलर के सिद्धांतों का प्रभाव न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप और एशिया में भी पड़ा था। उनके सिद्धांतों के विभिन्न उद्योगों में लागू किया गया और उनसे उत्पादन में क्षमता में वृद्धि हुई थी, ठीक है। बाकी आपको जो भी समझ में आता है उसमें आप क्या कर सकते हो, ये निष्कर्ष बना सकते हो, ठीक। ये चैप्टर फर्स्ट हमारा पूरा क्लियर हो गया है। सेकंड यूनिट का, ये हमारा सेकंड यूनिट है वो, उसका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया है हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। PDF आप टेलीग्राम से ले लो। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे वीडियो बनानी है तो आप हमें सब्जेक्ट अपना कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।